द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इसे डुअलिज्म भी बोलते हैं, इसे नॉट मोनोथीज्म भी बोलते हैं, या नॉट डुअलिज्म भी बोलते हैं। अब द्वैतवाद के बारे में बस इतना जान लो, अगर द्वैत कोई कह रहा है, द्वैत का मतलब दो, अब दो कुछ भी हो सकता है, नर और नारी, ये द्वैत है। अगर हम इनकी अलग अलग सत्ता मानते हैं तो ये द्वैत है। इफ इट इज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देन इट इज नोन एज ए डुअलिज्म। जहां दो की सत्ता के बारे में बात हो उसे द्वैतवाद कहते हैं, लिख लो। जहां दो की सत्ता के बारे में बात हो उसे द्वैतवाद कहते हैं। वेयर अबाउट द रियलिटी ऑफ टू एंटाइटी इज डिस्कस दैट इज डुअलिज्म। जहां दो सत्ताओं के बारे में बात हो उसे द्वैतवाद कहते हैं। और जहां दो प्रक्रियाओं की बात हो उसे डायरकी या द्वैत कार्य प्रणाली कहते हैं। वेयर डू प्रोसेस आर डिस्कस दैट इज नोन एज ए डायरकी सिस्टम। वाद मतलब प्रॉब्लम। वादी, वादी जो दिक्कत में रहता है वो कोर्ट में क्या करता है, केस फाइल करता है। पीड़ित, वादी माने पीड़ित, विक्टिम। और विक्टिम क्या करता है, केस फाइल करता है, इसलिए उसको वादी कहते हैं। उसे द्वैत कार्य प्रणाली कहते हैं, डायरकी सिस्टम कहते हैं। अब डायरकी सिस्टम पहली बार किसने दिया, हु गेव दिस वर्ड, लियोन कार्टिस, इसके जो है वो हैं प्रोपाउंडर डायरकी सिस्टम के। ऐसे द्वैतवाद, द्वैतवाद तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन द्वैत, ड्यूलिज्म, ये द्वैतवाद के जनक हैं। ये सॉरी, डायरकी सिस्टम के जनक इनको बोला जाता है। इन्होंने पहली बार ये शब्द दिया है, लियोन कार्टिस। अब इसमें जब मोनोथीज्म की बात की जाए, मोनोथेइज्म, इसे बोलते हैं एकेश्वरवाद। मोनोथीज्म, जब एक की बात की जाए तो उसे मोनो कहते हैं। व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द सिंगल एलिमेंट दैट इज नोन एज अ मोनो। और अगर मोनो प्रणाली की बात की जाए तो इसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। अगर ये प्रणाली में आता है तो इट्स कन्वर्टेड इनटू सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, इसे केंद्रीकरण कहते हैं। जहां एक की तरफ भागा जाए उसे सेंट्रलाइजेशन के बहुत सारे नियम होते हैं। देयर आर सेवरल थॉट्स बिलोंगिंग टू सेंट्रलाइजेशन। सोर्स कुछ नहीं बेटा, प्रीवियस ईयर का पेपर ही सोर्स है, उसी को आप लोग अपने पूरी, मैं सिंपल लहजे में अगर कहूँ तो पीवाईक्यू इज द की टू सक्सेस। बस यही करो। लास्ट 2013 से लेकर 2025 तक मेंस, और अगर प्री में जा रहे हो तो थोड़ा सा ऐड कर लो, फ्रॉम 1993 से 2025 तक। बस यही इतना पढ़ लो, इसी में सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे सोर्स कवर हो जाएंगे। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें एक व्यक्ति की जो तुम्हें संभाल पाए, या तुम्हारे पापा हो, या तुम्हारा टीचर हो, या तुम्हारा प्रेमी हो, या तुम्हारा भाई हो, या तुम्हारी बहन हो, या तुम्हारी दीदी हो। कोई ऐसा हो जो तुमको समझा पाए, तुम उसकी बात समझ पाओ। और वो जो समझाए वो इसी के आसपास रहे, ऐसा ना हो अपना प्रेम समझाने लगे, प्रीवियस ईयर का अनुभव बताने लगे। आपको उसके अनुभव से कुछ भी लेना देना, आप सिर्फ इस बात से लेना देना है कि उसका यूपीएससी का अनुभव क्या है। और यूपीएससी का अनुभव हर साल बदलता रहता है, इसीलिए जो टॉप करता है जरूरी नहीं अगली बार वो प्री भी क्वालिफाई कर पाए। क्लियर? तो हर साल इसको नया हीरो चाहिए, इसलिए यूपीएससी डोंट मेक आईएएस, यूपीएससी टेक आईएएस। तो हमेशा कोई न कोई स्थान लेता रहता है, और टॉप इज ऑलवेज वैकेंट।
शिखर हमेशा खाली रहता है, इसलिए हमेशा शिखर पर जाने की सोचोगे तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में लोग आप पर दबाव डालेंगे, और जब तुमसे लोग कहने लगे तुमसे ना हो पाएगा, जान लो तुम ही से होगा। श्रीकांत श्रीकैन। तो यूपीएससी में एकमात्र मैं आपसे कहूं तो बस यही है सिलेबस, तो इसका सिर्फ वो एड्रेस है बस। सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है कि रंग महल में इतने दरवाजे हैं बस। प्रश्न उन दरवाजों को खोलने की चाबी है। बस यही दो रास्ते हैं। टफ नहीं है, तुमने अपनी लैंग्वेज सरल कर रखी है, उनकी टफ नहीं है। कोई एक लैंग्वेज बताओ जिसकी लैंग्वेज टफ हो। समझ को तुमने मान लिया है कि हम कमजोर हैं। दुनिया में अगर कोई अफ्रीकन लड़का तुमको इशारा करे तो तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि वो अफ्रीकन है। हाँ, समझदार तो हो ना। क्यों किसी विशेष मामले में ही समझदार हो, ये समझदारी हर मामले में क्यों नहीं है? तुम कॉन्टिनेंट छोड़ के समझ ले रही हो। अमेरिकन को इशारा करेगा समझ जाओगी, ही इज। हाँ, हम तो लैंग्वेज नहीं, बस इशारे में बात करें। जाओगी? ऐसे बुलाए जाओगी? क्यों नहीं जाओगी, ये बता। गो एंड स्पीक दैट, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। नहीं अंग्रेजी बोल सकते, बोलो भैया समझ में नहीं आ रहा। ओके भैया राखी बांधूं? डू यू? इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन। तो जब तुम उससे बात करोगी तभी तो समझ पाओगी, जब दूरी बना लोगी तो नहीं समझ पाओगी। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। तो दूर रहने से काम नहीं चलेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये बात हमको समझ में नहीं आती। अगर दूसरा कोई समझ रहा है ना तो वाई नॉट दीपाली। दूसरा कोई समझ रहा है तो दीपाली क्यों नहीं हो सकती? ये तुम्हें अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। ओके, तो तुम अपने आप से कहो कोई है जो समझ रहा है, वो मैं ही हूँ जो समझ रही हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो अनंत में व्यक्त होती हूँ। जब एक बाल में अनंत दीपाली छिपी हुई है तो दीपाली अपने आप को एक क्यों मान रही है? ठीक है ना? तो अपने आप को कमजोर मत मानो। कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर नहीं सकती हो, बस तुमने अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रखी है मेरे से ना होगा। क्यों नहीं होगा? सब तुम ही से होगा, और करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे आई डोंट नो, पढ़ा देंगे। ठीक है ना? सिलेबस ये तो तुम्हारी सफलता का रास्ता है, और अगर इन दोनों को तुम इंटीग्रेट कर पाओ, इंटीग्रेट का मतलब समेट पाओ, और ये समेट पाओगे, जैसे मान लो पूछ ले गंधार कला शैली क्या है, व्हाट इज गंधार आर्ट स्टाइल। गंधार आर्ट स्टाइल जाओगे तो सीधे मिल जाएंगे कनिष्क। कनिष्क कौन थे? कुषाण रूलर। तुम्हें कुषाण डायनेस्टी मिल गई तो हु इज द फाउंडर? तो तुम लिख रहे हो गंधार आर्ट स्टाइल, लेकिन बगल में जो जगह छोड़े हो ना, लिखो इनके पापा हैं कौन? विम कुजुल फिटिस। फिर उनका बच्चा कौन? विम कटफिसस। तुमको एक क्रोनोलॉजी मिल गई, तो एक पेज में पूरा पापा से लेके बच्चा तक आ गया। अब दूसरे पेज में तुम जा रहे हो, कनिष्क ने ये किया, इनके कपड़े पतले थे, इनकी शरीर अच्छी थी, ये मूछ ऊछ रखते थे पीछे, ये सब डाल रहे हो। फिर बगल में सीट खाली है, उधर डालो नियमित सिक्के जारी किए सोने के, किसने जारी किए? तो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस एक साइड में आ गए। तो कर तो हम मेंस रहे हैं, लेकिन अब हमें दोबारा प्री नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार गंधार आएगा उतनी बार कनिष्क तैयार हो जाएगा। यहीं उसकी दो राजधानियां थी, पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर कहाँ है? पेशावर के पास। पेशावर किसके नज़दीक है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो क्यों ये सारी कलाएं यूनान की देन है? वाई दीज आर द ओ ऑफ द ग्रीक। तो आप देखोगे वहां संघाराम टावर है एक, संघाराम टावर, ये कितना मंजिला है? 13।
13 मंजिला एक टावर है, और इसको बनाया किसने है? अंगिलस। ये कहाँ से आया था? ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीक। आज भी हम लोग टोपी लगाते हैं, तो टोपी हमारी चौड़ी होती, लंबी होती है ना? कहाँ से आई? यूनान से। आज भी सप्ताह में हम 7 दिन मनाते हैं, कहाँ से आई? यूनान से। आज भी हमारे जूते लंबे लंबे होते हैं, शार्प शूज, कहाँ से आई? यूनान से। आईएएस में प्रश्न है कि गंधार कला शैली के तत्वों का विश्लेषण उजागर करिए। प्लीज हाईलाइट द एलिमेंट्स ऑफ द इन बैक्टीरियन, ग्रीक बैक्टीरियन एलिमेंट। तो ग्रीक बैक्टीरियन एलिमेंट है क्या? जो जो हमने उनसे चुराया है। सिले सिलाए कपड़े पहन रहे हैं, किसने दिया है? ग्रीक्स ने। कहाँ से लिया? कुषाणों से लिया। कुषाण में कौन सी कला प्रभावी थी? इंडो ग्रीक्स। उसे क्या कहते थे? गंधार आर्ट स्टाइल। इसे और क्या बोलते थे? होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक स्टाइल। होलिस्टिक का मतलब पूरे संसार की कलाएं आके यहाँ मिल गई थी। तो जब एलिमेंट तलाशना होगा तो तुम्हें संघाराम टावर बताना होगा कि बिल्डिंग भी उनकी थी। तुम्हें उनके पहनावे बताने होंगे, कपड़े कैसे थे। फिर तुम्हें बताना होगा कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी उसमें सूर्य के फोटो डाले गए, अपोलो से उसकी तुलना की गई। सिक्के बनाए गए, उस पे धर्म विदत लिखा गया। सिक्के बनाए गए जिसमें शिव, नंदी, पार्वती, त्रिशूल और बुद्ध की जो है चित्र डाले गए। ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और वो सारे एलिमेंट्स से तुम्हें क्या पता चल रहा है? प्रीलिम्स। उस प्रीलिम्स को कहाँ डाल रहे हो? मेंस में। यही है एक जगह एक्सचेंज करना। तुम लोगों को मेंस पता नहीं होता, प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, तो इसलिए स्टोरी बंधती नहीं है। जबकि हर कहानी में माँ बाप ने क्या सिखाया था? एक था राजा, एक थी रानी, मर गए दोनों, उसका नाम है प्री। प्री से क्या गायब है? स्टोरी। इसलिए प्री कभी याद नहीं रहता। तुम्हें रटना पड़ता है, बार बार गलतियां करते हो। इंटीग्रेटेड स्टडी करोगे तो दो तुम्हें तुरंत मिल जाएंगे, दो लोग। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? मिसिंग क्या? तुम्हें पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हो। तुम अपना साप्ताहिक पैरामीटर बनाए हो? कभी अपने आप को चेक करते हो? तो क्या फायदा? पेंडुलम हिलता बहुत है, पहुंचता है कहीं? नहीं पहुंचता। इसलिए आना पड़ेगा एक जगह, वह है साप्ताहिक इवैल्यूएशन पर। तुम्हें अपनी साप्ताहिक समीक्षा करानी पड़ेगी। कोई हो जिसके सामने तुम रो सको, जिसके सामने तुम हंस सको। मैं ही हूँ। कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना पड़ रहा है। तो तुम भटकना बंद करो, रोना शुरू करो। सप्ताह में तुमने क्या उठाया? जब तक तुम अपना सप्ताह नहीं बांधोगे तब तक तुम्हारे दिन नहीं बंधेंगे, और जब तक तुम्हारे दिन नहीं बंधेंगे तब तक तुम्हारे घंटे नहीं बंधेंगे, और जब तक तुम्हारे घंटे नहीं बंधेंगे तब तक तुम घंटा नहीं कर पाओगे कुछ। कुछ मतलब क्षण, समझे? तो रिवर्स आ गया ना मैं, यहीं से फिर उल्टा चलेंगे। तो क्षण से घंटा, घंटे से दिन, दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीने, और महीने से साल, और साल से सफलता। तुमने बांध दिया अपने आप को। रिजल्ट बंध गया कि नहीं? कहते हैं ना, रावण ने काल को अपनी पार्टी से बांध रखा था। 4 बजे उठना है, मतलब उठना है, नो एक्सक्यूजेस। जब फैसला कर लिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान, एक बार मैं कमिटमेंट कर लूं, अपनी भी नहीं सुनता मैं। यही है पूरी परीक्षा। पर इच्छा, जब दूसरे के अधीन होना ही है तो पूरी तरह से हो जाए। और दूसरा कौन? यूपीएससी। प्रश्न है कि हम यूपीएससी के हवाले तो कब से हो चुके हैं, तो फिर हम फेल क्यों हो रहे हैं? प्रेम में गड़बड़ी है। कोई देखने वाला नहीं है जो बताए कि तुम ठीक से प्रेम कर रहे हो या नहीं। तुम अकेले अपने साइड से वन साइडेड लव में हो।
जबकि प्रेम दो तरफ से होता है। तुमने वन साइडेड लव किया है, इसलिए ज्यादातर वन साइडेड लव का अंजाम बुरा होता है, आत्महत्या। खुल के बोलो, यूपीएससी आई लव यू। मैसेंजर बना लो मुझे, मैं ट्रांसफार्मर हूँ, पहुंचा दूंगा बात। और ये तब होगा जब तुम्हारा प्रेम पत्र का इवेल्युएशन होगा कि कौन कितना अच्छा लिख रहा है। और प्रेम पत्र दो तरीके से, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ क्योंकि इतना मेरा प्री तैयार है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ क्योंकि मेंस मुझसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता। काबिल सिद्ध करो ना अपने आप को, सफलता तो झक मार के आएगी। हम क्या नहीं कर रहे हैं? साबित नहीं कर रहे हैं। साबित करने के पैटर्न पर हम फेल हो जाते हैं। किसी से पूछो कितना प्रेम करते, जान दे देंगे आपके लिए, किडनी दे दो थोड़ा सा, वहीं पता चल जाएगा जान देगी कि लेगी। कोई नहीं, सब कहने वाले, डायलॉग बाजी मत करो, रियलिटी पे आओ। क्या कर सकते हो तुम? पूरी तैयारी का जो अल्टीमेट लब्बो लबाब है ना, वो एक ही है, मेंटोरशिप। लो ना लो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लो, तुमको लगेगा बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, किसी की ले लो। इसलिए यूपीएससी के क्षेत्र में एक सेक्शन बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, उसका नाम है मेंटोरशिप। उसमें भी घंटाल फंस गए हैं, गुरु घंटाल। वो इतना कठिन बना देंगे ना कि आपको लगेगा हम ही दोषी हैं, जबकि परीक्षा है सरल। इतना ही तो है। तो डुअलिज्म आपको समझ में आ गया। दो चीजें, अद्वैत समझ लेते हैं। व्हाट इज अद्वैत? अद्वैत क्या है? व्हाट इज अद्वैत? अद्वैत क्या है? नॉट डुअलिज्म, मतलब दूसरा नहीं। दूसरा नहीं। नॉट डुअलिज्म, द्वितीय नहीं, दूसरा नहीं। क्यों? अगर ये कहेगा नहीं एक है, तो इसे एक क्यों नहीं कहा जाता? वाई इट इज नॉट कॉल्ड सिंगल? इसे एक क्यों नहीं कहा जाता? एकात्म क्यों नहीं कहते? मोनोथीज्म क्यों नहीं कहते? इसे एकेश्वरवाद क्यों नहीं कहते? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मोनोथीज्म एंड डुअलिज्म? ये द्वैतवाद और एकात्मवाद से अलग कैसे है? अलग इसलिए, अगर एक होगा तो दो अपने आप होगा। और ये क्या कह रहा है? दूसरा है ही नहीं, तो जो बचा एक ही तो बचा। ये कह रहा है नथिंग इज लाइक दिस, कोई इसके जैसा नहीं है। नथिंग इज लाइक दिस, कोई गॉड के जैसा नहीं है। क्योंकि अगर इसके जैसा होगा तो इसका अपोनेंट भी होगा, विरोधी होगा। और अगर विरोधी होगा तो डुअलिज्म होगा, द्वैत होगा। इसीलिए कह रहा है कि विरोधी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है। और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उसके जैसा कोई हो सकता है? उसका विरोधी हो सकता है? तो क्या हुआ? अद्वैत हुआ। अद्वैत का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिकनेस। अद्वितीय। कहते हैं ना, आपकी यूनिकनेस क्या है, आपकी नीस क्या है, पूछा जाता है ना, कि जैसा दूसरे के पास ना हो, आपका सिलेक्शन क्यों कर ले। लक्ष्मी बेटा, ये पूरा इथिक्स का ओवरऑल चल रहा है। इथिक्स में तुम्हें कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो मुझसे। आज आज आखिरी क्लास है। अगर कुछ समझ में आ गया है तो बता देना मुझे। नहीं आया है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। अद्वितीय का मतलब हो गया जिसका न कोई विरोधी हो, न उसके जैसा कोई हो, वो अकेला हो, लेकिन उस अकेले को सापेक्ष न माना जाए, निरपेक्ष माना जाए। सापेक्ष का मतलब है पैरेलल, उसके समकालीन कोई हो सकता है।
निरपेक्ष का मतलब जैसे ही निरपेक्ष हो जाएगा तो माना जाता है निरपेक्ष का सापेक्ष जरूर होगा तभी निरपेक्ष होगा। इसीलिए कहता है कि ये निरपेक्ष भी नहीं है, एब्सोल्यूट है ये। तो एब्सोल्यूट में कैसा, यूनिक है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसलिए निरपेक्ष और सापेक्ष से ऊपर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक। और यूनिक से क्या बन गया, अद्वैत। इसलिए इसकी कोई अंग्रेजी नहीं। कोई है अंग्रेजी? अद्वैत मतलब अद्वैत, नॉट डुअलिज्म, दूसरा नहीं, द्वैत नहीं। ठीक है, ठीक है ना, जब दूसरा नहीं होगा तो विवाद नहीं होगा, इसलिए अद्वैत। ये रैशनल डेवलपमेंट की बात करता है, रैशनैलिटी की बात करता है। रैशनैलिटी मतलब तार्किकता की बात करता है। इसीलिए मैथमेटिक्स, प्लेटो आएगा तो क्या कहेगा, मैथ की बात करेगा, कहेगा मैथ, मैथ किस पे चलता है, कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को हिंदी में कहते हैं संकल्पना। संकल्पना। तो सम को अगर हटा दें तो क्या बचती है, ये तुम लोग बहुत करते हो, तू मेरे ख्वाब में आए मेरा काम हो जाए, सपने मिलती है। तो जो सपने में मिलती है क्या वो सच में मिलती है, जैसी चाहत हो तुम्हारी तो मिल लेती है। तो कल्पना और संकल्पना, कल्पना एक बार करोगे, दो बार करोगे, 10 बार करोगे, और जब वो कल्पना सत्य पाई जाने लगेगी तो सत्य से क्या बना है, संकल्पना। जब कल्पना सत्य पाई जाए तो क्या बन जाती है, संकल्पना। जैसे हमने आपको बताया कि आपके पास 4 आम हैं, 2 आम आपने अपने भैया को दे दिया, कितने आम बचे, संकल्पना खत्म। जब देंगे ही नहीं तो संकल्पना बनेगी ही नहीं, झंझट ही खत्म, संकल्पना जन्म ही लेगी लेन देन से। ठीक है ना, जब आप देंगे नहीं तो 4 के 4 आम आपके पास बचेंगे कि नहीं। अब आप अक्षय कुमार की तरह न बांटे, 3 आम तेरे, 3 आम मेरे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, संकल्पना का मतलब है वह कल्पना जो बार बार सत्य पाई जाए, उसी से क्या बनता है, संकल्पना। विच इमेजिनेशन ग्रेजुअली फाइंडिंग ट्रू, दैट इज नोन एज ए संकल्पना और कॉन्सेप्ट। जिसे हम काउंट कर पाए और जिसे एक्सेप्ट कर पाए, दैट इज नोन एज ए कॉन्सेप्ट। तो जिसकी हम कल्पना करें और उसकी हम गणना भी कर पाए, उसका नाम क्या है, संकल्पना। और संकल्पना कहाँ होती है, विचारों में होते हैं, इट कम्स थ्रू द थॉट्स। थॉट्स ये, हाँ बेटा, वो तो हम भी भूल गए हम क्या बोले थे। जिसकी हम कल्पना कर सकें और जिसकी गणना की जा सके, विच वी कैन काउंट, वी कैन इमेजिन, दैट इज नोन एज ए कॉन्सेप्ट। बार बार संकल्पना करें, बार बार सत्य पाया जाए तो उसे संकल्पना बोला जाता है। इसीलिए पहले हम बच्चे को क्या सिखाते हैं, ये 2 आम हैं प्लस 2 आम और दे दिए तो तुम्हारे पास टोटल कितने आम आ गए। तो बाद में हमने 2 उंगली नहीं दिखाई, हमने कहा 2 + 2, कुछ दिखाई नहीं, कैसे बताया 4, संकल्पना। कि जब ये बार बार 4 होगा तो बगैर दिखाए भी 4 ही होगा। मूर्ति पूजा, इसी पे आते हैं फिलॉसफी पे, आइडोल वर्शिप। आइडोल वर्शिप क्या है, आइडोल वर्शिप है बच्चों की पाठशाला। क्या दिखाया जाता है, राम की मूर्ति देखो, बैठो देखो राम है ये नहीं, राम तो प्रकाश हो गए हैं। तो उनके सामने जैसे ही आंख बंद करते हैं तुरंत नीली पीली वाली देखने लगती है, बन बन भटके राम, वही हाल है तुम्हारा। आइडोल वर्शिप इज द प्राइमरी पाठशाला ऑफ योर स्पिरिचुअल लर्निंग। इसलिए सगुण भक्ति में क्या किया जाता है, प्राइमरी पार्ट कराया जाता है। तो क्या वो अंतिम टारगेट है, नो। इसी को लेके पूरी फिलॉसफी डेवलप हुई जिसमें शंकर और रामानुज आए हैं। शंकर कहते हैं इट इज अ प्राइमरी पाठशाला, जरूरत ही नहीं है ध्यान की, जरूरत तभी है जब तक मूर्ति में ऐसे अकेले में बैठ करके हम लोग ध्यान लगाते हैं, मन नहीं लगता है। जब किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ ध्यान लगाते हैं तो लगने लगता है, हालांकि लगता नहीं है वहाँ भी, लेकिन हम झूठ बोलते हैं बड़ा अच्छा लगा।
अच्छा अच्छा नहीं लगा, सिर्फ हम अपने मन को तसल्ली देते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी, इसको क्यों अच्छा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है, डोंट वरी। लेकिन तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? पीस इस उम्र में ढूंढ रहे हो? जिस पीस के दो अर्थ हैं, टुकड़े टुकड़े करना। अच्छा, शांति नहीं मिली तो शांति ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखो, कभी भी जब अट्रैक्शन होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, पहली बार हमारा आपका इंटरेक्शन हुआ, तो आप हम पे डिसबिलीव कर रहे थे ना, बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक सामान्य सी औपचारिक प्रक्रिया थी। जब हमारे विचार मिलने लगे तो हम इस लेवल तक ट्रस्ट करने लगे कि हम उस उम्मीद से देखते ही नहीं कि अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं, बस आ जाए हो जाए, हो गया काम अपना। हमारी बिलीव इस लेवल तक पहुंच गई कि अब जो भी मिलेगा वो ठीक मिलेगा। और जब बिलीव इस लेवल तक हमारी पहुंच जाती है तो उसी को संकल्पना कहते हैं। अब हमारा होना नहीं होना, जैसे ऑनलाइन वालों को मैं दिखाई नहीं देता, फिर भी नो कंप्लेन, कहते हैं आवाज से काम हो जाता है। यही है इमेजिनेशन। इस तरह की बॉन्डिंग कि बगैर देखे पढ़ ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने देखा है पढ़ाते हुए। यही है बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग डेवलप होती है तब शरीर का कोई मैटर नहीं रह जाता। हम जिससे प्रेम करते हैं, जैसे माँ बाप हो ना हो, प्रेम तो बना रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि पापा रोज तुमको लोरी सुनाए तभी सोते हो। जो प्यार उन्होंने दे दिया वो जीवन भर खर्च नहीं होता है, बचा ही रह जाता है। इसका मतलब है, संकल्पना आती है तार्किकता से, रैशनैलिटी से, और रैशनैलिटी आती है कॉन्सेप्ट से। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना संकल्पना तैयार होगी। इसलिए मैथ किससे चलती है? प्रैक्टिस से। तो यूपीएससी कैसे निकलेगी? प्रैक्टिस मेक्स मैन। केवल तुम लोग डायलॉग तैयार है। जैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए कहा यार, इसीलिए आए थे, पैसा भी ले लिया, अभ्यास भी करा रहे हैं। ये दिक्कत है। इसीलिए कबीरदास ने क्या कहा है? पहले घर फूको आपड़ो, तभी होवे समाज सुधार। समाज सुधार के लिए क्या करना पड़ता? अपने घर में आग लगानी पड़ती। संन्यास धर्म का पहला नियम क्या है? अपना क्रियाकर्म करके निकलो, पता नहीं कौन तुम्हारा विरोध कर दे। तो विरोध से डरना नहीं है। तुमने आईएएस बनने का संकल्पना, संकल्पना मतलब थॉट, जब तुम्हारे मन में आया कि मुझे आईएएस बनना है, उसी दिन बन गए तुम। क्या कहते हैं, रतन टाटा कहते थे कि मैंने सोच लिया, अब उसे सही सिद्ध करना है। अब उसमें पूरी एनर्जी डालनी है, क्योंकि कोई आईएएस बन सकता है, व्हाई नॉट यू? सारी लड़ाई तो इसी बात को है। गौरव पूछ रहे हैं सर, केस स्टडी कैसे लिखते हैं, प्लीज बता दीजिए। केस स्टडी लिखने के अकॉर्डिंग टू द केस डिपेंड करता है। केस स्टडी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहला मेथड्स तो ये होता है कि केस स्टडी में आपसे डिमांड किस चीज़ की है? करप्शन की है, इथिकल वैल्यूज़ की है, डायलमा की है, किस चीज़ की डिमांड है क्वेश्चन की? तो जिसकी डिमांड होती है उसकी प्रियोरिटी तय होती है। केस स्टडी में हमेशा प्रियोरिटी तय होती है। प्रियोरिटी, और प्रियोरिटी में नंबर एक, दो, तीन, चार। अब यूपीएससी ने देख लिया कि हम लोग बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, तो वो क्या कहता है कि प्रियोरिटी तय करने के साथ ये भी बताइए कि आपकी प्रियोरिटी में कमियां क्या हैं। आप तो ताव में आके लिख दोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो पूछेगा ऑनेस्टी की कमियां क्या हैं। लिखो, कमी नंबर एक, कमी नंबर दो, लिखो। पहले तो बताया ना, ऑनेस्टी से जो है
एकता आती है, निष्पक्षता आती है, इफिशियंसी आती है। पहले तो खूब झूम के लिखोगे लड्डू लाया लड्डू लाया, फिर लड्डू से शुगर आता है, शुगर से किडनी फेलियर आता है। इसकी बुराइयां क्या लिखोगे ईमानदारी? हर जगह ईमानदारी काम नहीं करती। कैसे कहोगे कि ईमानदारी काम नहीं करती? इसकी कमियां क्या हैं? ये जासूसी के मामले में काम करेगी? ये अदालत में काम करेगी? वकील जहां झूठ बोलता है? हाँ, झूठ बोलना पड़ता है, कैंसर है छिपाया जाता है। डॉक्टर पेशेंट में काम करेगी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, युद्ध में ठीक है कि बता दे हमारे सैनिक यहीं पीछे खड़े हैं मार दो? समझा पा रहा हूँ कि नहीं? तो अच्छी से अच्छी चीज भी गलत होती है। इसलिए तुम लोग गलत और अच्छे दोनों चीजों को जान लो। आईएएस का मतलब है जो प्योर न्यूट्रल हो, प्योर न्यूट्रल, उसमें सारे थॉट्स दोनों तरफ से निवास करते हो, वो बायस्ड ना हो। किरण बेदी क्या कहती है? आई एम बायस्ड लेडी। 40 साल के प्रशिक्षण के बाद भी वो कहती है कि मेरे अंदर की औरत नहीं मरी। मैं बड़े से बड़े बदमाश को पकड़ी, एक झापड़ नहीं मारा, लेकिन रेपिस्ट को पकड़ा तो पहले बल भर तोड़ा। पहले उसके मर्द होने गलतफहमी दूर की, फिर उसे अंदर डाला। भाई मेरी गलती है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। कोई पुलिस वाला पकड़ेगा तो ये थोड़ी कहता भाई साहब बैठ जाइए, मारता है बैठ। चाहे आप जितने इज्जतदार हों। देखिए ऐसे सिख मास्टर लोगों को कैसे उठा के ले जा रहे हैं। समझ बात आ गई ना? ये है बेटा, इसलिए केस स्टडी का एक मानक मान लीजिए मैं आपको बता भी दूं, फिर यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड पे चलो ना। ये एक प्रक्रिया, जैसे जीवन में कोई पूछे कि आपके सही होने का क्या क्रम है, तो मैं कहूंगा मैं सही हूं ही नहीं, क्योंकि सही होना जिस दिन आखिरी सांस होगी उस दिन तय होगा। तो जीवन तो एक प्रक्रिया है और लगातार हमें सही रहना पड़ेगा। ये तो निरंतर हम इम्तहान से गुजर रहे हैं। इसलिए बड़ा से बड़ा प्रोफेसर भी अपने आप में एक स्टूडेंट ही तो है। इसलिए हम क्या कहते हैं? आई एम द स्टूडेंट। मेरी उम्र 21 साल है, बढ़ ही नहीं रही। मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मैं आप में से हूँ, अपने आप को टीचर नहीं मानता। आप चाहो तो मुझे अच्छा टीचर बना सकते हो, जिम्मेदारी आपकी है। आपने कसम खा रखी है। पैसा दिया हूँ, मजाक बात है। अहंकार छोड़ना पड़ेगा, व्यक्तिगत। ठीक है ना? तो प्रियोरिटी से बेटा चलती है केस स्टडी, और तुम्हारे जो 8 चैप्टर है ना, उन्हीं 8 चैप्टर से बनती है केस स्टडी। ओके। और अगर तुमने इथिक्स कायदे से पढ़ लिया तो एसए में नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। इथिक्स का सीधा संबंध एसए से होता है। 8 चैप्टर पढ़ लो, तो केस स्टडी बताएंगे। और जो तुमको आईएएस आईपीएस के बीच बीच में अब कहानियां बताएंगे ना, अब तो क्लास खत्म हो रही इथिक्स की, वो केस स्टडी ही होगी कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में उसने क्या निर्णय लिया। कई बार आप सारे निर्णय लोगे फिर भी फंस जाओगे। यस प्लीज। ऐसा भी हो सकता है कि आप फंस जाओ। द हरिकेन नाम की बेस्ट सेलिंग बुक थी, और सबसे बेहतरीन द हरिकेन जरूरत ही नहीं है। द रॉकेटरी मूवी आपने देखा ना, नाम्बी नारायण फंस गए कि नहीं? ही वॉज अ ऑनेस्ट पर्सन। ईमानदार व्यक्ति थे ना, क्या नहीं खोया उन्होंने? परिवार खोया, अपना नाम खोया, अपनी ईमानदारी खोई, लेकिन वो अपनी नज़रों में नहीं खोए। अपनी नज़रों में बहुत ईमानदार रहे हो, अपने कर्तव्य बोध से कभी पीछे नहीं हटे।
अपने पोस्ट के प्रति कभी उन्होंने दगा नहीं किया, ईमानदारी एक्सट्रीम लेवल की। कई बार ईश्वर इस लेवल पर भी टेस्ट करता है। रावण जगह जगह के अपने सारे खानदान के लोगों को मरवा डाला। भाई कुंभकर्ण सो रहा था, उसको सोने देता? चला गया हिरावण पाताल में। पाताल कौन है? अमेरिका ही तो है। बुला लाया वहां से, चलो लड़ते हैं। हनुमान जी जाके वहां तहस नहस कराए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्टोरी के माध्यम से बताने की, पूछा गया भाई तू एक रिश्तेदार तो छोड़ दिया होता, मामा मारीच को पकड़ लाया। मामा मारीच का हम लड़की का अपहरण नहीं करेंगे, आई एम नॉट बिलीविंग इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कहा मामा दो रास्ता है, मैं गांधी हूं। तो कहा तेरे जैसे पापी के हाथों मरने से अच्छा राम के हाथों मर जाऊं। बुरा काम भी क्या करता है, अंजाम तक पहुंचा देता है। ABCD पढ़ ली बहुत, अब करेंगे। ये है इथिक्स। और कोई दिक्कत बेटा? कोई कॉन्सेप्ट समझने में इथिक्स का? केस स्टडी तो कई हैं यार, अलग अलग है। केस स्टडी कंटिन्यूअस चाहिए ना, अलग अलग सेक्शंस की। कभी आप डॉक्टर बना दिए जाओगे, कभी इंजीनियर बना दिए जाओगे, कभी IAS ऑफिसर बना दिए जाओगे। और हमेशा, हाँ बेटा। नहीं, UPSC पहले ये देखती है कि लड़का कितना फेंकता है, मोदी तो नहीं है, ये जुमलेबाज तो नहीं है। जुमलेबाज पहले क्या करेंगे? नंबर क्यों आते हैं एथिक्स में पता है? जिसकी कॉपी बैलेंस होती है। कुछ लोग इतना जुमलेबाज होते हैं कि शुरू में एकदम लंबा चौड़ा मार देंगे, नैतिकता लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, गोपनीयता खत्म कर देनी चाहिए, और केस स्टडी में डाल देगा गोपनीयता खतरे में है, बताओ क्या करोगे? वो बात ही नहीं करेगा ईमानदारी पे। अच्छा, हम जाके मोदी से कहें कि आई एम द बेस्ट टीचर, हमसे बड़ा ऑनेस्ट कोई नहीं है, मोदी हमसे कहेगा इसको उल्टा लटकाओ यार, ये हमारे किस काम का है? और मैं जाके मोदी से कहूँ आपकी बार 400 पार, क्या कहेगा? इसको रोको होटल में, बढ़िया आदमी, इसका पहले सीक्रेसी लीक कराओ, पहले उपचुनाव में लगाएगा। तुम्हें पता है ना प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने ममता बनर्जी को चुनाव जितवाया है, इन्होंने स्वयं JDU को चुनाव जितवाया है, इन्होंने BJP को चुनाव जितवाया है, इन्होंने कांग्रेस को चुनाव जितवाया है। ये बहुत बड़े राजनीतिक स्ट्रेटेजिस्ट थे, रणनीतिकार थे, कि जितना कह देते थे उतनी ही सीटें आती थी। वो प्रशांत किशोर अब जो है बिहार बदलने चले हैं। इसका मतलब उन्होंने सारे पापियों का साथ दिया है, BJP का भी, कांग्रेस का भी, तृणमूल का भी। वो बहुत बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं। जब पैसा खूब कमा लिया तो कहे कहाँ लगाएं, सारी कमियां अच्छाइयां जान गए सबकी, कहा चलते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में। जबरदस्त फंडिंग हो रही है उनको, बिहार में जबरदस्त फंडिंग हो रही है। तो अगर उनको जबरदस्त फंडिंग हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, 10-20 सीट भी अगर आ गई तो ही विल बिकम अ किंग मेकर। अगर वो किंग मेकर बन गए तो पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जहांदार शाह का कार्यकाल क्या मदद करेगा? किंग मेकर हमेशा कमजोर मुख्यमंत्री बनाएगा और हमेशा उसका लाभ उठाएगा। तो आप सबको क्या बनना चाहिए? किंग मेकर। 10 साल नौकरी बहुत होती है, 10 साल नौकरी करके 10-20 हज़ार करोड़ बना लो, उसके बाद किंग मेकर बनो, सीधे संसद में बैठो, मजा वहां बैठने का है। पहला कमाई, ज्यादा सिद्धांत नहीं बताना है। इसीलिए तो संजय चोपड़ा ने कहा इथिक्स ने इतना आसान कर दिया करप्शन की, पूछो ही मत। जिस करप्शन पे लोग बात करने से डरते थे, तरीके बताता है। इसलिए UPSC अब क्या कर दिया, जान लिया कि सारे टीचर अब पढ़ा रहे हैं, तो उसने टीचर्स की वाट लगानी शुरू कर दी। क्या? चलो ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी, कमियां बताओ इसकी। तटस्थता बहुत अच्छी चीज है, तो चलो इसकी कमियां बताओ। न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले सिद्धांतों की अच्छाइयां और बुराइयां बताओ। डेफ में तुम्हारे फॉर्म में आएगा अपनी 5 कमजोरियां और 5 अच्छाइयां बताओ। तुम लोग अच्छाइयां तो लिख देते हो कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ, यही सब लिखते हो, लेकिन बुराइयां में लिखते हो आई एम द बेस्ट बदतमीज? नहीं लिखते हो। बुराइयां चुन चुन के, सर 2 से ज्यादा नहीं आ रहा।
5 बुराइयां ढूंढने में तुम्हें परेशानी है तो कैसे तुम लिखोगे? न्यूट्रलिटी की सबसे अच्छी बात क्या होती है? सरकार किसी की है, कंटिन्यूटी रहेगी। जैसे सिविल सेवा, न्यूट्रलिटी होने की वजह से चाहे बसपा की बने, सपा की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, तुम्हें तो डीएम बनना ही है। भाई जो अभी तक बीजेपी के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहा था, वो समाजवादी पार्टी के आते ही जय लोहिया करने लगता है, राम को गाली देने लगता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो ऐसा। और पानी से क्या निकलती है? बिजली। बिजली क्या है? सोर्स ऑफ सोल। ठीक है, जिसमें कोई कलर नहीं होता, ऊर्जा का स्रोत होती है, रंगहीन, गंधहीन। और देखो, उजाला है, एसी है, उजाला आ जाए ही नहीं, फिर भी उजाला है। आई है। अच्छा, तो देखो फिर भी बिजली का रंग क्या है? हीटर लगा दो तो गर्मी, एसी लगा दो तो ठंडी, बिजली जला दो तो उजाला, बुझा दो तो अंधेरा। किसका कमाल है? बिजली का ही तो नहीं, ऊर्जा का। ऊर्जा का कमाल है। लगा दो तो तुम्हारे जीवन में उजाला, हटा दो तुम्हारे जीवन में अंधेरा। क्लियर? परिश्रम ही है जो तुम्हें बदल सकता है। और परिश्रम कैसा? पॉजिटिव। निगेटिव तो कुछ छोड़ना पड़ेगा बस, केवल एफर्ट करना छोड़ दो। तुम बिस्तर पे 6 महीने लेटे रहो, उठो मत, उसके बाद उठ के दिखाओ। उठ के दिखा देना मुझे। हम्म। पैरवा ही नहीं उठेगा। वो तो मान लो ग्रेविटेशनल उसके कारण, पावर के कारण नहीं हो पाया। वहाँ ग्रेविटी ऐसी होती है ना कि आप चल सकते नहीं हो। और जब 9 महीने वहां वो रही और उसको, उसके दिमाग में भी शून्यता आ गई, दिमाग ने सोचना ही छोड़ दिया कि हम चल भी सकते हैं। इसीलिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है, रिहैबिटेट किया जा रहा है, तुम चल सकते हो, यू कैन। इतनी इंटेलिजेंट लेडी, उसको अब 6 महीने लगेंगे ये बताने में कि यू कैन। समझ रहे हैं ना? वैज्ञानिक भी पागल हो सकता है, इसलिए तुम लोग हो। क्या हो? मैंने कुछ नहीं कहा। आपने अपने अनुसार समझा है बस। जो हो वही समझोगे। तुम इंटेलिजेंट हो भाई। अब न्यूट्रलिटी की बुराई बताओ, अच्छाई तो हो गई, ये कंटिन्यूटी लाती है, इफिशियंसी लाती है, वर्क फोर्स को कंटिन्यू करती है, ये सारी अच्छाइयां हैं। बुराई बताओ। ये केस स्टडी पे ही बात हो जाए, फिर बताऊंगा आपको, फॉर्मेटिंग भी कराऊंगा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। पहले सैद्धांतिक रूप से तो आपको तैयार कर लूं कि कैसे सोचना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा। न्यूट्रलिटी की सबसे बड़ी बुराई है कि अगर न्यूट्रलिटी आज की ब्यूरोक्रेसी को मान लें, ब्यूरोक्रेसी क्या है? न्यूट्रल है। तो फिर तो ये आज अच्छे उद्देश्यों के लिए काम कर रही है ना, गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है, सोसाइटी में हार्मोनी लाने के लिए काम कर रही है। तो क्या न्यूट्रल होकर के हार्मोनी लाई जा सकती है? क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं? मान लीजिए कोई मुस्लिम दंगा हो गया, तो क्या वहां हिंदू डीएम काम कर पाएगा? भेजना पड़ेगा तुम्हारी जमात से किसी को। इसलिए बीजेपी ने क्या किया? नहीं, वो तो हल्का नहीं है, ओवैसी को भेजा और सऊदिया भेजा, और इतना जानकार व्यक्ति को पूछा कि इस्लाम के किसी मुद्दे पे बात कर लो, वो आदमी तैयार है। अच्छा, अभी दूसरा मालेगांव, उसमें देखो एक कोई है इंस्पेक्टर हैं जो मुस्लिम वर्ग से हैं, उन्होंने आके स्टेटमेंट दे दिया है कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी, कि मोहन भागवत को, और उसकी जिम्मेदारी उसी पे डाली गई।
जब उसने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने से मना कर दिया तो उसको सस्पेंड किया गया, उस पर झूठे केस डाले गए और उसको बर्खास्त किया गया। अब जब वो अपनी सर्विस से बाहर आया है तो स्टेटमेंट दे रहा है टोटल एलिगेशन वाज द फेक एलिगेशन। जो इसके मेन एक्यूज थे उनको ऑलरेडी एटीएस मार चुकी है। ये समाज में दरार पैदा करने का एक चाल है। राजनीति ऐसे चाल चलती रहती है, उसके लिए बहुत छोटा काम है। और उसके बावजूद धर्मवीर सिंह जैसा व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में आईजी ऑफ होमगार्ड है, वो नौकरी में कैसे है? और ये स्टेटमेंट देने के बाद बीजेपी उसको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? ये है कंडीशन। न्यूट्रलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अगर एक गवर्नमेंट में काम कर रही है और वो गवर्नमेंट बुरी है, इसने बुरे काम किए ना, अच्छी गवर्नमेंट और बुरी गवर्नमेंट में काम करने से इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये दोनों की समान रूप से सेवा करती है। नहीं है? ये अगर ब्यूरोक्रेसी आज के लोकतंत्र की सेवा कर रही है तो यही ब्यूरोक्रेसी थी जिसने हिटलर की सेवा की, जिसने मुसोलिनी की सेवा की। तो ये अच्छी कैसे हो सकती है? कमी यह है कि अच्छा बुरा देखना छोड़ देती है। और सेंसिटिविटी आज के प्रशासन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, संवेदनशीलता। ये कहाँ से आया है? मिन्नो ब्रुक सेकेंड, 2008, 2008, यूएसए, कैलिफोर्निया में हुआ है। मिन्नो ब्रुक 2008 करके तुम लोग अपने गूगल करोगे तो आ जाएगी पूरी रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि आधुनिक लोक प्रशासन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो आईएएस अधिकारी 15 साल की सेवा पूरी कर लेता है वो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनता। ही डोंट थिंक व्हाट इज द पीएम। इसीलिए क्या किया गया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से द पैट्रोनेज ऑफ सिविल सर्विसेज हैज बीन रिमूव्ड। तो तुमको कौन संरक्षण देता था? आर्टिकल कौन कौन सा है देख रहे ना? ऐसे बोलना आसान है, जैसे मैं उदाहरण पूछता हूं और कहां से पूछ रहा हूं, संविधान से। ये भी नहीं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ढूंढ के ला रहा हूं। हमारे बेसिक्स कमजोर हैं। इसीलिए कहता हूं प्रीवियस ईयर का पेपर, उसका सॉल्व और एक इवेल्युएटर जरूरी है कि नहीं? तो वो इवेल्युएटर तो तुम आपस में भी चेक करा सकते हो, तो मूल्यांकन उसी लेवल का होगा। इवेल्युएटर का मतलब है थोड़ा सा अपग्रेड हो, उसमें एड ऑन हो, तभी तो मजा आएगा। समझ बात आ रही कि नहीं? इसलिए अंतिम रास्ता कहाँ जाके खुलता है? मेरे दरवाजे पे। एग्जैक्टली exactly। खुल के बोल रहा हूँ, आ जाओ मेंटरशिप में सब लोग। और मेंटरशिप ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से आपके सफलता का दरवाजा खुलेगा। जितना पढ़ पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, उससे बात खत्म करो। अब बात करो कि कैसे सफलता मिलेगी। और सफलता मिलेगी जब तुम्हारी इंटीग्रेटेड, जब हम यहाँ दिन भर पढ़ते रहेंगे तो हम कब सफल होंगे? हम लोग अभी सफल होने के लिए एफर्ट कहाँ डाल रहे हैं? पढ़ाई बंद करो, अब रिजल्ट की तरफ भागो। तैयार हो? ये मत कहना समझ में नहीं आता। ठीक है ना? चैलेंज दो अपने आप को, और जब चैलेंज दोगी तभी सफल होगी। ओके? हम लोग भागते हैं इस तरफ, मेंटोरशिप की तरफ। आओ हम पूरी क्लास लेके आगे बढ़ते हैं, उसी में आगे चलते हैं। ठीक है ना? जो भी है लेक्चर वेक्चर सब रिकॉर्डेड सुन लो। ओके? कम से कम दो तो चुनौती तो दो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व करो। अपनी पूरी एनर्जी उधर तो झोंको। कब तक पढ़ते रहोगे तुम लोग? तुम्हारा भी कलेजा भर गया पढ़ते पढ़ते और मेरा भर गया पढ़ाते पढ़ाते। अब क्या करना पड़ेगा? मेंटोरशिप की तरफ भागना पड़ेगा।
ओके, मेंटोरशिप में आइए।